नमस्कार दोस्तों, आज अपॉर्चुनिटी है मिस्टर अनन्य कुमार से मिलने का, जो कि प्रेसिडेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एएसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी से हैं। जो मार्केट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूज़न है, आज इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर नमस्कार। आज की तारीख में ना इंडियन इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज है, कहाँ निवेश करें। जहाँ रिटर्न बन रहे हैं वहाँ निवेश करें, या जहाँ रिटर्न नहीं बन रहे वहाँ निवेश करें। नमस्कार मुकेश जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक कंफ्यूजन जब होता है वहीं से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो आज अगर हम देखते हैं, मैं आपको एक सिंपल डाटा देता हूं कि अगर मैं सितंबर 2024 के बाद निफ्टी का रिटर्न देखता हूं कि मार्च 2026 तक, तो निफ्टी एट एन एवरेज ने कुछ 11 से 12% कैगर ग्रोथ दिया अर्निंग्स में। बट अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 10% कैगर आपका निफ्टी में ड्रॉ डाउन है। तो यही आपको बताएगा कि अपॉर्चुनिटी कहां बन रही है। पूरी की पूरी ग्रोथ जो अर्निंग्स की है वो डिस्काउंट हो गया है और कहीं प्राइस में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारा मानना है कि पहले तो निफ्टी 50 और लार्ज कैप जो हैं वहां पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है। मैं आपको एक छोटा सा और कब डाटा और दूं मैं अगर आपको, तो कि अगर मैं मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं तो 20 साल का एवरेज जो लार्ज कैप का है ओनरशिप का, ऑन निफ्टी 500 अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लगभग 62% है। दिसंबर 2025 में लार्ज कैप की ओनरशिप थी 50%। तो लार्ज कैप ऑलमोस्ट 12% अंडर ओन्ड है ओवर एंड अबव 20 ईयर एवरेज। दिस शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड बोथ फ्रॉम द अर्निंग पर्सपेक्टिव और द ओनरशिप पैटर्न कि कितना वो आज की रेट में डिस्काउंट वहां पे अवेलेबल है। तो लार्ज कैप इज द स्पेस वेयर यू शुड। तो आपको लगता है अगले 12 से 18 महीने में लार्ज कैप का जो परफॉर्मेंस होगा, या ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या आप देखते हैं? देखिए सर, मेरा कहना है कि कभी कभी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जैसे अभी चल रहा है वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि वर्ल्ड हैज टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। जब जब वॉर हुआ है, एक्चुअली दीज हैव बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन टू लुक एट इट। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जब इराक वॉर हुआ था उस समय इंडेक्स ने लगभग अगस्त 90 से लेकर जनवरी 91 के बीच में लगभग 10% का उसमें परफॉर्मेंस नेगेटिव था। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद अगले 6 महीने में 71% का रिटर्न आया। अगर मैं आपको 26/11 देखते हैं, मुंबई जो अटैक जो हुआ था, उस पीरियड में नवंबर 2008 से लेकर मार्च 2009 के बीच में लगभग 10% का डाउनसाइड था, बट 110% का अपसाइड था इफ आई लुक एट नेक्स्ट 6 मंथ। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हिच आई कैन गिव इट टू यू। तो मेरा मानना है कि अगर आपके कंट्री में आपको लगते हैं टेलविंड्स काफी अच्छे हैं, विच इज व्हाट इंडिया हैज, और अर्निंग्स में ग्रोथ हो रही है जो इंडिया में हो रही है, तो दीज आर एक्चुअली द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू बाय। जो आप 26,000 पे सोचे थे खरीदने का, आज मार्च में आपको 10% का इंडेक्स में आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल रहा है। 41 लाख करोड़ का बीएसई का मार्केट कैप इरोड हो गया है। आप ये समझो कि एफआईआई ने पिछले साल जितना इंस्टीट्यूशनल सेल्स किया था उसका 50% मार्च में कर चुके हैं। इस लेवल पे अगर आपकी पेसिमिज्म आ गई है तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। ऐसे भी हम इक्विटी 2 महीने 6 महीने की बात नहीं करते, हम 5 साल की बात करते हैं। यू विल मेक मनी। सर जनरली क्या इन्वेस्टर के माइंड में एक रिस्क वाला पार्ट होता है, तो व्हाट आर द बिगेस्ट रिस्क यू आर फैक्टरिंग इन राइट नाउ, ग्लोबल और डोमेस्टिक? सर देखो, सबसे बड़ा रिस्क तो क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशन है जो चल रहा है अभी। नो वन नोस कि क्या होगा, एंड व्हाई इट इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज इट इज नो मोर अ वॉर बिटवीन टू कंट्री। ये दो देश के बीच में लड़ाई नहीं रही है। अब ये लड़ाई हो गई है आपके नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। क्रूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको अगर मैं गणित बताऊं तो हर $10 क्रूड के बढ़ने से इंडिया की जीडीपी जो है 40 बिप्स इंपैक्ट होती है। बट ये हम बात कर रहे हैं अगर हम पूरे साल का लें तो। मेरा मानना है कहीं ना कहीं हम लोगों ने बजटिंग की है कुछ $70 to $80 क्रूड को लेके। आज क्रूड चल रहा है 115, $35 बढ़ गया है। तो बाय दैट लॉजिक आपका 1.4% जीडीपी पे इंपैक्ट आ रहा है। बट आई डोंट थिंक ये पूरा साल रहना चाहिए। तो ये जरूर है कि क्रूड एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट आता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट का इंपैक्ट आपके करेंसी पे होता है। तो आप ये समझिए कि
हमारे जैसा देश जो इंपोर्ट रिसोर्सेज को लेके काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके लिए इस टाइप के क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशंस अगर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट हो रहा हो तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आना लाजमी है। तो आई थिंक वो होगा, बट फिर वही बात हो गई, क्योंकि ये सब हो रहा है इसी वजह से आपको आज मार्केट भी इस मल्टीपल पे अवेलेबल है। डेफिनेटली सर। तो डू यू फील करंट वैल्यूएशन स्पेशली इन मिड एंड स्मॉल कैप आर जस्टिफाइड, क्योंकि काफ़ी करेक्शंस मिड एंड स्मॉल में हुआ है? देखिए सर, हमारा अभी भी मानना है कि मिड एज अ स्पेस में शायद थोड़ा करेक्शन अभी और बाकी है। ओके। बट निफ्टी 50 हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वैल्यूएशन, मतलब स्पेशली लार्ज कैप काफ़ी अच्छा। एब्सोल्युटली सर, अगर मैं आपको पिछले 20 साल का एवरेज निकाल के दूं प्राइस टू बुक, तो एक्चुअली आज जो लेवल है मार्केट का निफ्टी 50 का, वी आर राइट एट अ मीडियन ऑफ 20 ईयर एवरेज। तो एक्चुअली हम बिल्कुल मीडियन पे हैं, जबकि मिड और स्मॉल जो है अभी भी प्रीमियम कमांड कर रहा है ना प्राइस टू बुक। तो मिड कैप में अभी भी मैं कहूँगा कि शायद हमारा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है। सेलेक्टिवली हमें कुछ स्टॉक अच्छे लगते हैं, लेकिन लार्ज कैप्स निफ्टी 50 वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि कस्टमर्स को या इन्वेस्टर को जो उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न दिखते हैं, स्पेशली मिड एंड स्मॉल के काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनका जो वेटेज होता है मिड एंड स्मॉल पे ज़्यादा होता है, लार्ज कैप पे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो वैल्यू है वो उन्हीं डेटा पे आगे बढ़ते हैं। तो सर आप ये जानिए कि इस मार्केट में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि निफ्टी तो अच्छा करता है लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करता। हाँ। 2026 क्या वैसा साल होगा जिसमें कि आपके इंडाइसेस पे रिटर्न दिखेंगे और पोर्टफोलियो में नहीं दिखे? शायद हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी मिड कैप के थोड़े स्ट्रेच हैं। सो आप मेंटली प्रिपेयर रहें, हो सकता है लॉन्ग रन में आपका फिर पैसा बन जाए, बट इमीडिएट आप अगर देखते हैं 6 महीने 9 महीने 12 महीने, तो शायद आपको एक सिनेरियो बिल्ड होगा जब आपके पोर्टफोलियो में मूवमेंट उतनी नहीं होगी जितनी मार्केट में मिलेगी। तो ये आपका जो फोकस है, आपके पोर्टफोलियो में भी आप हैवी वेट होंगे लार्ज कैप में? एब्सोल्युटली। और हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो एट एन एवरेज जहां जहां हमारा फ्लेक्सी कैप अप्रोच रहा है, हम 70 से 75% लार्ज कैप में हैं। लार्ज कैप। तो विच सेक्टर आर यू मोस्ट बुलिश इन करंटली एंड बाय? सर देखिए, हमारा एक बल्कि पोर्टफोलियो ही है, जो फंड है हमारा, जो इसी थीम पे काम करता है कि जहां पे हम बहुत बुलिश हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत बुलिश हैं, हम कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके बहुत बुलिश हैं, हम पावर को लेके बहुत बुलिश हैं, और हम बहुत बुलिश हैं डिफेंस को लेके। और इन सब को एक सेक्टर जो अलाइड फंक्शन क्रिएट करता है, जो फंडिंग करता है, वो है बैंकिंग। सेलेक्टिवली कुछ बैंक हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 4-5 सेक्टर है जहां पे कि हम काफी बुलिश हैं, और मेरा फंड है लाइट हाउस, वो इन्हीं सेक्टर्स को अट्रैक्ट करता है परफॉर्मेंस के लिए, और वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी द पोर्टफोलियो।